जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं आरआरबी, अरे नहीं आरआरबी नहीं, SSC। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GD 2025 एग्जाम के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस सब कुछ यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ताकि आप जो SSC GD 2025 का एग्जाम होगा अभी 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है 2025 में, ठीक है। तो इसमें जो GK GS का पोर्शन होगा आप उसको फाड़ कर रख दें, तो इसीलिए हम आपके लिए बहुत ही अच्छी तैयारी यहाँ से करवाएंगे बिल्कुल। तो जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेने से पहले अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जो आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं जो SSC GD 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो उसकी उम्मीदवार है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो ठीक है। तो देखिए, चाहे अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें, यानी अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राज्यपाल एंड उपराज्यपाल। अगर आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल एंड उपराज्यपाल इन चारों कोई भी बनना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र है होनी चाहिए, तो ये कितनी होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक है। तो आप चाहे राष्ट्रपति की बात करें, चाहे उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल, आपकी जो आयु है ये 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, ठीक है, लोकसभा का सदस्य एंड विधानसभा का सदस्य अगर आपको बनना है, ठीक है, राज्य विधानसभा, ठीक है, अगर इसका सदस्य बनने तो आपकी जो एज होनी चाहिए तो ये कितनी होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। फिर इसके बाद अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, राज्यसभा का सदस्य एंड विधान परिषद, राज्य विधान परिषद का, ठीक है, विधान परिषद, इसका सदस्य बनना चाहते तो आपकी एज जो होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है, पंचायत के सदस्य बनना चाहते हैं, तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए ये होनी चाहिए कितनी? ये होनी चाहिए 21 वर्ष है। तो अगर आप वोटिंग यानी वोटिंग देना चाहते हैं तो वोटिंग के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए तो कितनी? ये 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ तो आप इनको जरूर नोट बनाएं, क्योंकि रोड जो है तो रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे लास्ट टाइम पर, ठीक है, तो नोट आपके पास रहेंगे तो आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो देखकर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नौटंकी का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। तो नौटंकी का संबंध किस राज्य से? तो नौटंकी एक आप कह सकते हैं प्रदर्शनकारी होता है, तो ये जो है तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, एक ये नाटक है, ठीक है, नौटंकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सोनल मानसिंह शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं, तो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? सोनल मानसिंह, ठीक है। जो सोनल मानसिंह है तो ये किससे जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं ऑप्शन ए भरतनाट्यम से, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे देश में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो हमारे देश में कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि शास्त्रीय नृत्य में से, ठीक है, कहीं ना कहीं 1 या 2 शास्त्रीय नृत्य पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से है? ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु। फिर हम बात करते हैं मणिपुरी, तो ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी, तो ये कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। फिर हम बात करते हैं कथक, तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये 4 शास्त्रीय नृत्य तो ये हो गया। इसके बाद 4 और बचे हुए, तो देखिए 4 में अगर हम ले लें मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है तो ये कहाँ से है? ये केरल से है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कथकली, ठीक है, कथकली, तो कथकली जो है तो ये कहाँ से? ये भी केरल से है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सत्रिया की, ठीक है, सत्रिया, तो जो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ से? असम से है। और जो ओडिसी है, ठीक है, ओडिसी, तो जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ से? ये है ओडिशा से, ओडिशा, ठीक है। तो ये आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑप्शन में ही और 4 मैंने और ये आपको बता दिए, ठीक है। तो भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली, सत्रिया और ओडिसी ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महाभियोग की विशेषता को डैश के संविधान से ली गई। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो इस किस कहाँ से लिया गया है, तो देखिए जो राष्ट्रपति पर संविधान जो महाभियोग चलता है, ठीक है, तो ये अनुच्छेद 61 में इसके बारे में दिया हुआ है। कितने, अनुच्छेद 61 के बारे में दिया हुआ है। अगर आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना है तो ये सदन के किसी भी सदन, ठीक है, सदन के किसी भी यानी कहीं से भी, यानी आप कह सकते हैं चाहे राज्यसभा हो एंड लोकसभा, ठीक है, तो चाहे आप लोकसभा से इस पर महाभियोग लगा सकते हैं या राज्यसभा से महाभियोग इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए आपके पास है 1/4, ठीक है, 1/4 जो है तो ये सदस्य होने चाहिए राष्ट्रपति महाभियोग लगाने के लिए, ठीक है, 1/4 सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए। और अगर आपके दोनों राज्यसभा और लोकसभा में 2/3, ठीक है, 2/3 सदस्य से 2/3 सदस्य होते हैं अगर राष्ट्रपति के महाभियोग पर, ठीक है, तो महाभियोग लगाने पर जो राष्ट्रपति है तो उसको उसी दिन हटा दिया जाएगा उसके पद से, अगर 2/3 जो है तो वोट उसको मिल जाते हैं उसके खिलाफ, ठीक है। तो अब ये पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है तो कहाँ की विशेषता है, यानी कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे जो है तो ये यूएसए से लिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें यूएसए से और क्या लिया गया है तो इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार, तो जो मौलिक अधिकार हैं ये भी कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया है यूएसए से। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से तो यहाँ से ये समवर्ती सूची ली गई है, ठीक है, समवर्ती सूची जो है तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है ना तो आपको कम से कम 14 दिन का जो है तो ये अल्टीमेट देना पड़ता है, ठीक है, न्याय जो नोटिस होता है 14 दिन का नोटिस, ठीक है, 14 दिन पहले उनको नोटिस देना पड़ता है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित लोक नृत्य, तो जो लोक नृत्य जो है देखनी तो ये कहाँ तो ये है कहाँ, गोवा का, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है, तो समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है ये कौन सा अनुच्छेद करता है, तो ये करता है अनुच्छेद 44, ठीक है, अनुच्छेद 44 जो है तो ये समान नागरिक संहिता को करता है परिभाषित। और ये भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में है, ये भाग 4 में, ठीक है। और ये जो है तो ये डीपीएसपी, ठीक है, यानी जो है ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व से ये संबंधित है भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो रणजीत सिंह गोल्ड कप जो है तो ये हॉकी से संबंधित है, किससे, हॉकी से ये संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो जो निजाम सागर बांध है तो किस राज्य में स्थित है, तो देखिए अगर हम बात करें निजाम सागर बांध की तो ये मंजरी, ठीक है, मंजरी जो नदी है, ठीक है, तो इस पर ये स्थित है। अगर हम बात करें तो ये जो मंजरी नदी है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है, गोदावरी नदी की ये सहायक नदी है। तो अब ये पूछा गया निजाम सागर बांध किस राज्य में है, तो ये जो है तो ये तेलंगाना में स्थित है, ठीक है, तेलंगाना में स्थित है। और इसको बनवाया किसने था, तो इसको जो बनवाया था, ठीक है, तो उस टाइम के जो शासक थे इनका नाम था क्या, मीर उस्मान अली खान, ठीक है। तो मीर उस्मान अली खान जो है तो उन्होंने जो है तो निजाम सागर बांध बनवाया था तेलंगाना हैदराबाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है तो ये कपास यानी कॉटन से संबंधित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार करने हेतु डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया था, ठीक है। तो प्रारूप समिति का गठन पूछा गया कब किया गया था, तो देखिए पहले तो हम संविधान सभा के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो संविधान सभा इसका जो विचार सबसे पहले दिया था ये 1934 में दिया था, ठीक है, 1934 में दिया था। किसके ने दिया था, ये दिया था M.N. रॉय, ठीक है, M.N. रॉय जो है तो इन्होंने संविधान सभा का विचार दिया था। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये संविधान सभा की स्थापना हुई थी 6 दिसंबर
1946 को हुई थी, ठीक है। और इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, ठीक है। और 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, इसमें जो है तो ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था, तो किसे चुना गया था? ये चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को जो है तो ये अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। फिर इसके 2 दिन बाद ही दूसरी मीटिंग हुई, कब? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 11 दिसंबर को। तो इसमें जो है तो स्थायी अध्यक्ष चुनेगा। स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बात पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष, ठीक है। तो उपाध्यक्ष जो थे तो ये थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है। हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो है तो ये इसके उपाध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए कि संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? तो ये कौन थे? तो ये थे BN राव, ठीक है। VN राव जो है तो ये संविधान सभा के सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। इसके बाद ये आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है। तो प्रारूप समिति भी बनी थी। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था ये हुआ था 29 अगस्त 1947 में, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति, मसौदा समिति एंड ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको हम कहते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष थे तो ये थे BR अम्बेडकर, ठीक है। BR अम्बेडकर जो है तो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और संविधान को हमारे लिखा किसने? तो फिर संविधान को लिखा किसने? तो ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा संविधान है ये किसने लिखा है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बता दें जो इनकी मूल कॉपी थी ना, तो उन्होंने सिर्फ अपना नाम लिखा था, उसके लिए कोई पैसे नहीं लिए थे। तो आप याद कीजिए क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स देश का सदस्य नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें ब्रिक्स की, ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, जो कब हुई थी? ये हुई थी 2009 में। कब? 2009 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है शंघाई चाइना में, ठीक है। शंघाई चाइना में जो है तो इसका ये हेडक्वार्टर है। हम बात करते हैं ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है तो 20 से होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये है इसके सदस्य। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सदस्यों में कौन सा सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा भूटान, ठीक है। तो भूटान जो है तो ये ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, ठीक है, ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक है? तो द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क ये पुस्तक जो है तो ये किसने लिखी है? तो इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने, ठीक है। सुधा मूर्ति ने लिखी है द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है तो मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को ही एक और दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है भारतीय पर्यटक दिवस, ठीक है। भारतीय पर्यटक दिवस भी इस दिन मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के साथ साथ। फिर अगर हम बात करें 15 जनवरी की तो इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे, यानी भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 रुपये के महात्मा गांधी नई श्रृंखला के नोट का रंग क्या है? ठीक है, जो 500 रुपये का नया नोट आया है, ठीक है, तो उस पर जो है तो गांधी जी की प्रतिमा बनी है, तो उस पर जो है तो नोट का कलर क्या है? ठीक है, नोट का रंग का पूछा गया है, तो जो नोट का रंग है ये कौन सा है? ये है स्टोन ग्रे, ठीक है। आपने देखा होगा स्टोन ग्रे कलर का है 500 का नोट। और अगर पूछा जाए कि 500 रुपये के नोट पर पीछे किसकी छवि बनी हुई है, तो जो छवि बनी हुई है 500 रुपये के नोट पर, तो ये बना है कौन सा? लाल किला, ठीक है, लाल किला बना हुआ है, लाल किला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कथक के प्रतिपादक नहीं है? ठीक है, तो कथक जो कि शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का, इसके प्रतिपादक नहीं। तो देखिए शंभू महाराज, बिरजू महाराज एंड सितारा देवी जो है तो ये कथक के प्रतिपादक है, लेकिन जो किशन महाराज है ये कथक के प्रतिपादक नहीं है, क्योंकि जो कथक महाराज है जी किशन महाराज, ठीक है, तो ये तबला से संबंधित है, ठीक है, ये तबला बजाते हैं, ठीक है, तबला वादक ये, तो किशन महाराज जो है ये तबला वादक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से डैश भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर, ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ठीक है, पर्वत शिखर, तो ये कौन सा है? तो ये आ जाता है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम K2 कहते हैं। ठीक है, ये जो है जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये डिस्प्यूट जगह पर है। कहाँ पर है? ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पोक में ये स्थित है, लेकिन जो भारत है अपना हिस्सा मानता है, इसलिए सबसे ऊंचा भारत का जो पर्वत माना जाता है तो ये माना जाता है गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आया है और वहाँ पर जो है तो गॉडविन ऑस्टिन को ही भारत का सबसे ऊंचा पर्वत बताया गया। अब पूछा गया कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत में अगर पूछा जाए हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत तो ये है कंचनजंगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, जो कि कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। कहाँ? सिक्किम में ये स्थित है और जो है तो ये भारत नेपाल बॉर्डर पर है। भारत नेपाल बॉर्डर पर ये स्थित है। फिर हम बात करते हैं नंदा देवी की। तो नंदा देवी जो है तो भारत में हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और जो नंदा देवी है तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में ये स्थित है, उत्तराखंड में। फिर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, जो कि कहाँ पर? नेपाल में है। कहाँ पर? नेपाल में, और इसकी जो लेंथ है ये है 8,849 मीटर। ठीक है, और हम बात करते हैं नामचा बारवा, तो ये तिब्बत में। कहाँ पर? तिब्बत में, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है दूसरा। ठीक है, दुनिया भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एंड दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, कंचनजंगा भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एंड दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अमीनो अम्ल डैश के निर्माण खंड है। तो अमीनो अम्ल किसके निर्माण खंड है? तो ये जो है इसका राइट आंसर है प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है इसका उद्घाटन नालंदा विश्वविद्यालय का, तो इसका परिसर पूछा गया कहाँ है? तो देखिए सबसे पहले जो नालंदा विश्वविद्यालय है तो ये बनवाया किसने था? तो ये गुप्त वंश के राजा थे। ठीक है, गुप्त वंश राजा थे, इनका क्या नाम था? ये था कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त। तो जो कुमार गुप्त है इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था, लेकिन जो है इसको जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, क्या नाम था इसका? बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो है तो इसने जो है तो ये नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर इसके बाद अब अभी हाल फिलहाल में इसको फिर से रिनोवेशन किया जा रहा है, इसका फिर से निर्माण किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर? तो ये राजगीर नालंदा में। ठीक है, जहाँ पर ये पहले था वहीं पर इसका फिर से निर्माण हुआ है और ये जो निर्माण का जो उद्घाटन किया था ये किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया अभियान 25 सितंबर डैश को शुरू किया गया था। तो मेक इन इंडिया जो अभियान शुरू किया गया था 25 सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो किसकी ये महत्वपूर्ण भूमिका है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये धन। ठीक है, तो ये धन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, यह विनिमय माध्यम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आपके लिए एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। एंड जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू।